जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई है। यहां हरिकेश्वर तट से एक संदिग्ध नाव मिली जिसमें 3 AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। हथियारों के मिलने के बाद रायगढ़ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे मामले की जांच मुंबई ATS को दी गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हथियारों से भरी संदिग्ध बोट जिस जगह मिली है वहां से मुंबई की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, जबकि पुणे सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। इस बोट के मिलने से मुंबई और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर डाला गया है। इस मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बोट एक ऑस्ट्रेलियन महिला की है। उनका पति इस बोट का कैप्टन है। बोट ओमान की राजधानी मस्कट से यूरोप की तरफ जा रही थी। 26 जून 2022 को बोट का इंजन खराब हुआ। बोट पर मौजूद लोगों ने एक डिस्ट्रेस कॉल की। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी, इसलिए उसने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और सभी लोगों को ओमान को सौंप दिया। उस समय हाई टाइड होने की वजह से नाव को नहीं ले जाया जा सका और ये बोट इधर की ओर आ गई। इन सब के बीच रायगढ़ में एक और बोट बरामद की गई जिसमें तलाशी के दौरान कुछ लाइफ जैकेट मिली। फिलहाल फडणवीस के बयान के बाद चिंता भले ही कम हुई हो, लेकिन हथियारों से भरी बोट मिलना अपने आप में काफ़ी चिंता की बात है। मुंबई में 26/11 के हमले के वक्त भी आतंकी समुद्री रास्ते से आए थे। इससे पहले 1993 के बंबई आतंकी हमलों के लिए विस्फोटक भी समुद्री रास्ते से ही आया था। 1993 के बम विस्फोट से याद आया, एक बड़ी मकबूल किताब है ब्लैक फ्राइडे, जिसमें किस तरह से उन धमाकों की, उन सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और कैसे पुलिस ने उसकी पड़ताल की, उसके बारे में विस्तृत ब्यौरे हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरी सुर्खी, गौ तस्करी मामले में सहयोग न करने के चलते गिरफ्तार हुए ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल नेता और विपक्षियों के शब्दों में कहें तो बाहुबली अनुव्रत मंडल उर्फ केष्टोदा की बेटी सुकन्या मंडल आज कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। सुकन्या मंडल पर आरोप है कि TET की परीक्षा पास किए बगैर उन्हें सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। अनुव्रत मंडल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने 6 रिश्तेदारों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी दिलाने का आरोप है। इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को सुकन्या मंडल समेत 6 लोगों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। फिरदौस समीम नाम की एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें दावा किया गया था कि अनुव्रत मंडल की बेटी ने TET की परीक्षा पास ही नहीं की, बावजूद इसके उन्हें कलिकापुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ED पहले से एक अलग जांच कर रही है। इस मामले में ED पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। दोनों इस वक्त ED की हिरासत में है। मंडल भी CBI हिरासत में है। कुल जमा बात यह कि ममता बनर्जी के करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी सुर्खी, यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर ED की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ED ने आज दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद वाले घर पर भी रेड मारी। इसके साथ ही दिल्ली में मुख्तार के भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी ED की टीम पहुंची। मुख्तार के करीबियों पर छापेमारी के दौरान सुरक्षा के संदर्भ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंसारी कथित रंगदारी के एक मामले में लगभग 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। इसके बाद एक रियल एस्टेट फर्म के CEO की शिकायत पर मुख्तार पर रंगदारी और आपराधिक धमकी का एक और मामला दर्ज हुआ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी की बांदा जेल लाया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर एक और खुलासा हुआ। कहा गया कि रूपनगर जेल में रहते हुए उसे VVIP ट्रीटमेंट मिलता था। इस मामले में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान पता चला कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए मात्र प्रति सुनवाई के हिसाब से कुल 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगली सुर्खी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल 17 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करने के पुलिस को आदेश दिए थे। मामला जनवरी 2018 का है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उनके साथ नशीला पदार्थ पिलाकर फार्म हाउस पर दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ इन आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। पुलिस ने निचली अदालत में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ ये जो मामला बताया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं पाया गया, इसलिए मामला नहीं बनता। जुलाई 2018 में अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्कों को खारिज कर दिया था और कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई कर मतलब एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी चाहिए। इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब हाई कोर्ट से भी शाहनवाज हुसैन को झटका लगा है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। शाहनवाज हुसैन की पॉलिटिकल प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है। वो इस कुछ वक्त पहले तक बिहार सरकार में मंत्री थे, बीजेपी से एमएलसी हैं और केंद्र में भी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। उनके नाम रिकॉर्ड है यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर का। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब वो उसमें पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने थे। अगली सुर्खी ये कुछ YouTube चैनल्स को लेकर आई है। केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार करने के आरोप में 8 YouTube चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक आईटी नियम 2021 के तहत 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी YouTube समाचार चैनल प्रतिबंधित किए गए हैं। ब्लॉक किए गए चैनलों के कंटेंट को 114 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और इन चैनलों के करीब 85,73,000 सब्सक्राइबर थे। केंद्र के मुताबिक इन चैनलों पर देश विरोधी झूठी जानकारी दी जा रही थी। 21 जुलाई को राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि देश विरोधी कंटेंट परोसने पर 2021-22 में करीब 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया था। इसके साथ ही 747 URL यानी वेब लिंक्स को भी बंद किया गया था।